नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। जोधपुर आवास से सीएम भजनलाल निकल चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात उनकी प्रस्तावित है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ रही है। शाम 4:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात प्रस्तावित है सीएम की, और इसके बाद शाम 5:30 बजे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उनकी बैठक होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनके साथ रहेंगे। प्रदेश के अन्य नेता भी नड्डा के आवास पर बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में मौजूद है और बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के वो चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और इसी के साथ जो उनकी कार्यक्रम है वो अब सामने आ चुके हैं कि किस टाइम पर वो किस बीजेपी के दिग्गज नेता से मुलाकात करने वाले हैं। 4:30 बजे रक्षा मंत्री और 5:30 बजे जेपी नड्डा के आवास पर उनकी बैठक होगी। जोधपुर आवास से बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा निकल चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और कई बातों को लेकर के मंथन किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात है, और आज जानकारी है कि सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में ही रुकेंगे, यानी कि रात्रि विश्राम वो दिल्ली में ही करेंगे। अब ऐसे में कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखवीर टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, सीएम की मुलाकात का पूरा कार्यक्रम बताइए, किस वक्त किससे मिलने वाले हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हैं। आज पूरे दिन दिल्ली में रहेंगे, रात्रि विश्राम भी दिल्ली में करेंगे। इस वक्त वो जोधपुर हाउस से रवाना होकर राष्ट्रपति भवन के लिए निकले हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। द्रौपदी मुर्मू से वो शिष्टाचार मुलाकात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद पहली बार दिल्ली आए हैं। स्वाभाविक तौर पर शिष्टाचार मुलाकात करेंगे, और उसके बाद शाम करीब 4:30 बजे का समय है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने ये तीनों नेता पहुंचेंगे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह ही पर्यवेक्षक बनकर राजस्थान गए थे और उन्होंने ही विधायक दल की बैठक को संचालित किया था। और उस बैठक के बाद राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ये तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शाम करीब 5:30 बजे जुटेंगे, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित प्रदेश कोर ग्रुप के अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है पल्लवी। लखवीर, ये बताइएगा जरा सा कि आखिरकार आज क्या दिल्ली में ही रुकने वाले हैं सीएम? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे, और जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक होने वाली है शाम 5:30 बजे पल्लवी से, वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस बैठक में तय होगा कि आखिरकार मंत्री परिषद की शक्ल क्या हो, किन्हें मंत्री परिषद में शामिल करवाया जाए, क्योंकि पार्टी चाहती है कि तमाम तरीके के सियासी समीकरणों को लोकसभा चुनाव से पहले साधा जाए, तमाम जातियों को और क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिले मंत्री परिषद में। इसके लिए सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया लखवीर तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर का रुख करेंगे। नोखा में होटल संचालकों में चाकूबाजी हुई है। 2 होटल संचालकों के बीच बताया जा रहा है कि चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। आपसी विवाद के चलते दोनों में चाकूबाजी हुई है, और चाकूबाजी की घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक होटल मालिक ने थाने में मामले की शिकायत भी दर्ज करा दी है। केस दर्ज कर नोखा पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नोखा में 2 होटल संचालक जो थे बताया जा रहा है कि आपस में भिड़ चुके हैं, और तस्वीरें आप देखिए, ये जो गोल घेरे में आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये चाकू है और इसी से एक दूसरे पर दोनों होटल संचालकों ने हमला कर दिया, जिसके बाद अब इस पूरे मामले का वीडियो भी जो है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ऐसे हालात क्यों बने और दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। जैसे मिलेगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की जानकारी यही है कि पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष टेलीफोन लाइन पर है। मनीष, ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, तस्वीरों में भी देख रहे हैं चाकू लिए व्यक्ति, वजह क्या थी?
जी, नोखा में ये दोनों ही शख्स जो हैं होटल मालिक हैं और इनमें आपसी विवाद जारी था और आपसी विवाद के चलते दोनों ही आमने सामने चाकू लेकर के खड़े हो गए और इनमें से एक होटल व्यवसायी ने दूसरे शख्स को बजरी जो कंक्रीट है वो नहीं हटाने पर 24 घंटे में गोली मारने की धमकी भी दी थी। इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है जो शख्स है वो साफ कह रहा है कि 24 घंटे में अगर वो बजरी नहीं हटाता है, कंक्रीट नहीं हटाता है तो वो उसको गोली मार देगा। हालांकि इस मामला जो है ये 15 दिसंबर का बताया जा रहा है और अभी ये जो वीडियो है ये वायरल हुआ है। नोखा गांव के बाईपास रोड नंबर 15 रोड पर ये 15 दिसंबर की वारदात थी, जिसके बाद में जो प्रहलादपुरा निवासी उमेश धारणिया है उसने नोखा थाने में इस शख्स के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया है। जो पीड़ित है प्रहलाद, उसका भी कहना है कि विष्णु और उसके पास होटल पास में ही है, दोनों के पास में ही अड़ा करके होटल है और उसके होटल के बाहर ही कंक्रीट और बजरी जो है वो डलवा दी गई थी। कंक्रीट और बजरी को हटवाने को लेकर के ही दोनों होटल व्यवसायियों के बीच में पहले भी गाली गलौज हुई थी, मारपीट हुई थी। उसके बाद में अब दोनों ही शख्स जो है आमने सामने चाकू लेकर के एक दूसरे को मारने की धमकी देते हुए दिखाई दिए। जी तो मनीष, ये सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हो गया उसके बाद पुलिस हरकत में आई है या फिर एक होटल संचालक के बाद जब रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी उसी के वक्त जांच शुरू कर दी गई थी, क्या पता चला? जी देखिए, नोखा थाने में जो प्रहलादपुरा निवासी शख्स हैं उसकी ओर से मामला दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद में पुलिस जो है वीडियो की सत्यता जांचने में भी जुटी हुई थी और इसके अलावा प्राथमिकी दर्ज करके एफआईआर दर्ज करके अब जो है मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दोनों ही आरोपियों से जो है पूछताछ भी पुलिस द्वारा जल्द की जाएगी। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। कोटा से बड़ी खबर है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते दो भाइयों पर हमला किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता अमन और आकाश पर हमला हुआ है। 9 से ज्यादा बदमाशों ने तलवार और पाइप से हमला किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बताया जा रहा है कि जानलेवा हमला किया गया है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि पूरा जो कोटा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। चुनावी रंजिश की वजह से घटना को अंजाम दिया गया। 9 से ज्यादा बदमाशों ने पाइप से हमला किया है और उनके पास बताया जा रहा है कि काफी हथियार भी थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। और ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है, पूरी जानकारी दीजिएगा। जी आवाज पहुंच रही है मनीष आप तक? जी, ओम प्रकाश कोटा से। अच्छा ठीक है, ओम प्रकाश बताइएगा जरा सा कि पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, आज एक ही दिन में नांता और कुनाड़ी इलाके में जानलेवा हमला और चाकूबाजी की 2 वारदातें हुई और दोनों वारदातों में चुनावी रंजिश है जो बात सामने आ रही है। फिलहाल बड़गांव सर्कल के पास जो चुनावी रंजिश के चलते 1.5 दर्जन बदमाशों ने 2 भाइयों पर जो है जानलेवा हमला किया है और अमन गुजर और आकाश गुजर को फिलहाल निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान इन 2 भाजपा कार्यकर्ता जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इन पर कांग्रेस समर्थित युवाओं ने जो है जानलेवा हमला किया है और फिलहाल एमबीएस अस्पताल में इनका इलाज जारी है। वहीं एक और जो है कुन्हाड़ी इलाके में ही चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। एक अलग वारदात जरूर कही जा सकती है, लेकिन दोनों वारदातों में चुनावी रंजिश बताई जा रही है। दोनों वारदातों में जो है भाजपा के कार्यकर्ता घायल है और कांग्रेस समर्थित युवकों पर ही जो है हमला करने की वारदात को अंजाम देने का जो है आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल दोनों वारदातों में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। फिलहाल इस मामले में कोई किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, क्योंकि थोड़ी देर पहले नजर बनाए रखिएगा ओम प्रकाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।
संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों का राजस्थान से कनेक्शन सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपियों के फोन नागौर जिले में जले हुए मिले हैं। मुख्य आरोपी ललित झा की निशानदेही पर आग में जलाए गए फोनों को बरामद कर लिया गया। आगे की छानबीन की जा रही है। बताते चले कि दिल्ली पुलिस आरोपियों के कनेक्शन के बारे में भी छानबीन कर रही थी और बीते कई दिनों से आरोपियों के मोबाइल के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस मुख्य आरोपी ललित झा की निशानदेही पर नागौर पहुंची, लेकिन वहां जो कुछ हाथ लगा वो जली हुई हालत में मिला। आरोपियों के मोबाइल आग के हवाले कर दिए गए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल के पार्ट्स बरामद कर लिए हैं और उसे सीज कर दिया गया। पुलिस सबूत के आधार पर जांच कर रही है। तो संसद कांड के आखिर कितने राज हैं, इसकी परत दर परत जब जांच की जा रही है तो तमाम खुलासे सामने निकल कर आ पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज ये जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही मोबाइल फोन्स हैं जो जले हुए हालत में नागौर में मिले हैं। इन मोबाइल फोन्स की काफी लंबे समय से जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो तलाश कर रही थी। ललित की निशानदेही पर इन फोन्स को बरामद कर लिया गया है। नागौर में ये जले हुए हालत में फोन्स मिले। बताते चले कि इससे पहले जब आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने बताया था कि संसद में घुसने से पहले उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स जो थे वो एक व्यक्ति के हवाले कर दिए थे और उस व्यक्ति ने ही इन मोबाइल फोन्स को आग के हवाले कर दिया था। माना यह जा रहा है कि सबूत मिटाने के लिए इन फोन्स को जलाया गया था। फिलहाल पुलिस ने पार्ट्स इकट्ठा कर लिए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। 13 दिसंबर को जिस तरह से संसद के अंदर में सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला सामने आया, इसके साथ ही जिस तरह से एक साजिश के तहत संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर जिस तरह से एक बड़ा हंगामे को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्पेशल सेल को मिल रही हैं। जिस तरह से स्पेशल सेल के सूत्र की अगर माने तो जिस तरह से इस मामले में राजस्थान से भी एक कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आया और राजस्थान में जिस तरह से वहां पर ललित झा पहुंचा था, ललित झा के पास अन्य आरोपियों का मोबाइल फोन था। जिस वक्त में संसद भवन के अंदर में हंगामे को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त में तमाम आरोपी अपने मोबाइल फोन को ललित झा के पास में सौंप करके वो संसद भवन के अंदर और बाहर वहां पर गए थे। उस वक्त में ललित झा वहां से फरार होता है और राजस्थान पहुंचता है। राजस्थान पहुंचने के बाद नागौर इलाके में एक खेत में वहां पर पहुंचने के बाद उन तमाम फोन को नष्ट कर देता है, जला देता है और क्षतिग्रस्त हालत में वहां पे छोड़ करके निकल जाता है। और इस मामले में जब बाद में वो सरेंडर करता है, जब उसकी औपचारिक तौर पे गिरफ्तारी होती है, तो इस मामले में विस्तार से पूछताछ करने के बाद ललित झा को लेकर स्पेशल सेल की टीम राजस्थान के नागौर इलाके में पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद जिस तरह से इस मामले की आगे पड़ताल की जा रही है, जिस तरह से इस मामले में जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसके बाद उसने इस बात को स्वीकार किया कि किस जगह पे उसने मोबाइल फोन को फेंका था। तो वहां से दिल्ली पुलिस की टीम ने उस फोन को बरामद कर लिया है और फोन को बरामद करने के बाद आगे की तफ्तीश को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सबूतों के साथ छेड़खानी और सबूतों को नष्ट करने का जो मामला है वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। इसके साथ ही जो 6 आरोपियों को जिस गिरफ्तारी जो हुई है, उन 6 आरोपियों को अब अलग अलग स्थानों पर लेकर जाने की भी तैयारी स्पेशल सेल के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से सागर शर्मा की अगर बात करें तो सागर शर्मा मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है, तो वहां पर भी स्पेशल सेल की टीम उसे लेकर जाएगी। इसके साथ ही जो आरोपी कर्नाटक का रहने वाला है उसे कर्नाटक लेके जाएगी। इसके साथ साथ जो नीलम आजाद है जो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है, उसको हरियाणा के जिंद और हिसार में लेकर जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल की टीम विस्तार से इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जल्द ही इस मामले में कुछ और खुलासा देखने को मिल सकता है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। टोंक का रुख करेंगे, जहां कुएं में शव मिलने के मामले में चल रहे हंगामे में परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बन चुकी है। बताते चले कि 13 साल के बच्चे का शव कुएं में लटका मिला था और शव के हाथ, पैर और गला रस्सी से बंधा हुआ था। मामले में एसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल आश्वासन के बाद परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए।
अजमेर के जनाना रोड लोहागल में डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई, जिसमें सवार 3 लोगों की जान चली गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 5 लोग पुष्कर से लौट रहे थे। रफ्तार तेज होने के कारण कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। आग लगने से 3 लोगों की जान चली गई है। 2 लोगों को कार से निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि यह सभी 5 लोग सिविल डिफेंस के जवान हैं। कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़ी होना ये 108 आवाज मालूम पड़े। आए तो नहीं सारा नागौर जिले के मेड़ता सिटी में संपत्ति के विवाद के कारण एक पूरे परिवार ने जहर खाकर सुसाइड करने का प्रयास किया। चारों को गंभीर हालत में अजमेर रेफर कर दिया गया है, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। बताते चले कि संपत्ति के विवाद के चलते युवक ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ जहर खा लिया, जिसके बाद आनन फानन में परिवार के लोगों ने मेड़ता पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने चारों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल जांच की जा रही है इसकी। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर आपस में बातचीत वगैरह चल रही थी, तो इसी दरमियान उस कैलाश ने, जो सबसे छोटा भाई है, उसने और उसकी पत्नी और 2 बच्चियों ने पॉइजन पी लिया था। तुरंत जैसे ही थाने पर इत्तला मिली तो सीआई साहब पहुँचे, मैं भी पहुँच गया था, और चारों ही घायलों को हॉस्पिटल ले गए और वहाँ से अभी अजमेर रेफर कर दिया गया है। अलवर पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को दबोच लिया है। कोतवाली पुलिस मुखबिर की सूचना पर हथियार के साथ वारदात को अंजाम देने जा रहे अमन जोशी उर्फ कन्नू को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, बताते चले कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक कार्रवाई की गई। कार्रवाई की गई, जिस मुखबिर की इतला पर कार्रवाई की गई, जिसमें अमन जोशी उर्फ कन्नू पुत्र मनोज कुमार जोशी, जाति ब्राह्मण, उम्र 19 वर्ष, निवासी धोबीपाड़ा, अशोक टाकीज, थाना कोतवाली अलवर को एक देसी कट्टा अवैध 315 बोर में एक जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का पूर्व में भी सजाया भी रिकॉर्ड है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हर व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी सहित जनप्रतिनिधियों ने इंदिरा गांधी प्रदर्शनी ऑडिटोरियम में आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। जिले भर में निकलने वाले इस यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण करवाकर लाभान्वित किया जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर मैं ही नहीं, राजस्थान और देश का जन जन बन रहा है कि हम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर व्यक्ति जुड़ने को तैयार बैठा है, और मैं भी जुड़ा हूं, और मैंने भी सब लोगों को जुड़ने का आह्वान किया है। और मैं ये सोच सकता हूं कि इस योजना के मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी अब गांव-गांव हर पंचायत में पहुंचेगी। अधिकांश लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, जो वंचित रह गए हैं उनको भी निश्चित रूप से इस योजना का लाभ मिलेगा। भावी विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विधानसभा सत्र को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मलमास के बाद विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद प्रदेश सरकार में कार्यों को और गति मिलेगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। प्रदेश की जो सरकार है उसको गति मिलेगी। मुझे लगता है प्रदेश की सरकार गठित हो गई है, अपना काम करना उसने प्रारंभ किया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी वह जो जन समस्याएं हैं, उनसे जो अपेक्षाएं हैं, वो पूरा करने की वो कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी बने हैं तो मुझे लगता है सब चीज़ सार्थक रूप से और अच्छी होगी। मंत्रिमंडल को लेकर के कई तरह के कयास, कई तरह की चर्चाएं अभी चल रही है सर। इस तरह से कौन कौन से नाम आप देख रहे हैं और कब तक ये हो सकता है? ये विषय मुख्यमंत्री जी का है, इस प्रश्न का उत्तर भी वही देंगे, और मुझे लगता है सब चीज़ अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगी। सदन को लेकर के अब जो सत्र बुलाने को लेकर के उसको क्या प्लानिंग? सत्र जरूर हम सोच रहे हैं कि मलमास जैसे समाप्त हो, उसमें हम बुलाने की अनुशंसा करेंगे और तब बुलाएंगे।
और पहले भी हमेशा जनवरी के मलमास के बाद ही होते आए, उनसे हम बुलाएंगे। और पहले तो अभी प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल महोदय उसको नॉमिनेट करेंगे, सारे विधायकों की शपथ होगी और उसी समय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसका अनुरूप फिर गाड़ियाँ आगे कार्रवाई बढ़ेगी। अपराध, महिला अत्याचार और पेपर लीक को बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव में मुद्दा बनाया और मुख्यमंत्री ने आते ही सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही, किस तरह सरकार की प्राथमिकताएं रहने वाली है? नई सरकार जिन मुद्दों को लेकर के जीत करके आई है, मैं समझता हूँ उन मुद्दों को निश्चित प्राथमिकता से वो हल करेगी। और बाकी इस तरह के सरकार के जो प्रश्न हैं, मुद्दे हैं, उस पर मैं संवैधानिक मर्यादाओं के रहते हुए इस सीमित मात्रा में ही उसे अपनी टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन उनसे उम्मीद है कि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, उन मुद्दों को वो पूरा करने की कोशिश करें। सदन में सर जिस तरह से हंगामेदार परिस्थितियां हम देखते रहते हैं, संसद में भी ऐसा देखने को मिलता है, किस तरह से जनता के मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर बातचीत हो सके, सार्थक बहस हो सके, ये कोशिश होगी? कोशिश करूंगा कि ऐसी स्थिति न बने, क्योंकि यह विधानसभा का जो मंच है वह जन समस्याओं को वहाँ पे उठाने के लिए है। पक्ष और विपक्ष दोनों इन मुद्दों को रखे, और लेकिन साथ में जो विधानसभा की मर्यादाएं हैं, विधानसभा के नियम हैं, विधानसभा की जो परंपराएं हैं, उन सब का पालन हो, पालन करते हुए जन समस्या का उठाएं और एक सार्थक बहस हो, और उसके आधार पे जनता की जो आगे विकास करने की और समस्याओं के समाधान की जो स्थिति है वह क्रियान्वित हो। हम सोचते हैं हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। दायित्व अलग अलग है, लेकिन दोनों अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए उसके जनता के हित की बात की जाए और सार्थक बहस हो, और कभी किसी प्रकार के आपस में मुद्दे उठें तो आपस में बातचीत के द्वारा और सार्थक बहस के द्वारा ही उसका समाधान किया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। करौली से नवनिर्वाचित विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने शहर में आभार यात्रा निकाली। गुलाबबाग चौराहे से नगाड़े की धुन पर शुरू हुई आभार यात्रा में करौली के पूर्व राज परिवार के युवराज विश्वपाल समेत बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उनके पक्ष में मतदान करने और जिताने के लिए आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक और पूर्व युवराज का लोगों ने जगह जगह माला साफा पहनाकर स्वागत किया और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। जगह जगह लोगों ने मिठाई खिलाई। राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। शाम 4:30 बजे राजनाथ सिंह के साथ भी मुलाकात होगी। ये जानकारी सामने निकल कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है और बताते चले कि 4:30 बजे के आसपास सुरक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। 5 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात उनके आवास पर करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य लोग मौजूद करा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, मंत्रिमंडल गठन की कवायद जो है वो और ज्यादा तेज कर दी गई है। अब क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में मौजूद हैं तो उन्होंने सबसे मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज है। उद्योग और विशिष्ट किया गया है और इस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा संगठनों के प्रशासनिक प्रमुख शामिल हुए। बताते चले कि नेविगेटिंग द फ्यूचर थीम पर आयोजित कार्यक्रम को 5 कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में किरण बेदी, पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत कई दिग्गज शामिल हुए। प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। हेल्पिंग वी हेल्प पीपल टू ग्रो, इस मोटो और इस टैगलाइन के साथ काम करते हैं। इस नेटकॉन 2023 की जो थीम रखी गई है वो है नेविगेटिंग द फ्यूचर। जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और सतत विकास की बात करते हैं तो राष्ट्र निर्माण की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए 5 क्षेत्रों में हमने बात की है। HTMLS, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्किल्स, जो कि आज राष्ट्र की जो प्रथम जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के द्वारा भी जो एक पहली कॉल दी गई है वो है स्किलिंग की। स्किलिंग के क्षेत्र में ICT काफ़ी कार्यरत काम कर रही है टेक्नोलॉजी और इनको इन्वाइव करते हुए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।